दोस्तों अभी पूरी तरीके से आर्थिक और सैनिक बदहाली से जूझ रहे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस चाइना गए। अब चाइना गए तो वहाँ चाइना में अपने बिजनेस धंधे की बात करना चाहिए था, अपने विकास की बात करना चाहिए था, उनका पर्सनल मैटर था, ठीक है। लेकिन वो वहाँ जाकर जनाब भारत की पूर्वोत्तर राज्यों की कमजोरियां गिनाने लग गए और सिलीगुड़ी की कमजोरियां गिनाने लग गए और हमारे चिकन नेक की कमजोरियां गिनाने लग गए। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जब कोई देश को टूटना रहता है, जब कोई देश का बद से बदतर हालत होना रहता है, तो इसी टाइप के कुछ सिम्टम आते हैं। और इस टाइप के सिम्टम के मामले में बांग्लादेश पहला ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। सबसे पहले मैं इन देशों की लक्षण बताता हूं जब वो देश टूट के कगार पर रहते हैं और देश बहुत ही गंदी बदहाली में डूबने वाला रहता है। दोस्तों सबसे पहले इस देश का लक्षण ये होता है ना कि अगर उनका पड़ोसी देश अगर ताकतवर भी होता जाए और तरक्की करता जाए तो उनसे वो सीखने में झिझकते हैं। अब पता नहीं क्या क्या सोच से मतलब सीखने में झिझकते हैं और उस देश को अनायासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब एक दो कोशिशें करते हैं लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, उन्हें कम नहीं दिखा पाते, तब इसके लिए वो उस देश के बहुत कट्टर दुश्मन से मिलते हैं। अब उस देश के जो तरक्की कर रहा है उस देश के दुश्मन से मिलते हैं और दुश्मन से ऐसी ऐसी डील करने में नहीं हिचकते जो वो ताकतवर और समृद्ध देश के को नुकसान पहुंचाने में काम आए। ऐसे ऐसे डील से भी नहीं हिचकते ना जो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसका अभी सबसे ताजा एग्जांपल पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है कि आज़ादी के बाद से भारत से सीखने के बजाय, मदद लेकर आगे बढ़ने के बजाय भारत के पीछे पड़ा रहा। इसके लिए बहुत सारी आतंकवादी संगठन पाल कर रखे और ये आतंकवादी संगठन अब भारत पर कुछ दिन तो अटैक किए, अब थोड़ा नुकसान भी भारत को पहुंचा, लेकिन भारत तो संभल गया। कहा जाता है कि अगर आप विषैले सांप दूसरे को पालने के लिए अगर काटने के लिए पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही अच्छे से डसेंगे और तुम्हारे ही घर को अपना घर बनाएंगे। अब वो आतंकवादी संगठन अब भारत की मजबूत स्थिति कारण अब भारत में तो आ नहीं पा रहे हैं। अब वो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को ही डसने लग गए। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये दो राज्य ऐसे हैं ना जो हर वक्त पाकिस्तान के सामने अलग होने की मांग कर रही है और कोई भरोसा नहीं अलग हो भी जाए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के दो राज्य पाकिस्तान से अलग हो गए तो पाकिस्तान का 60% जमीन बाहर। और यही नहीं, बलूचिस्तान ऐसा पाकिस्तान का राज्य है जो खनिज संपदा के मामले का तो पूरा घर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान अस्तित्व नहीं बचा पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को फर्क इससे नहीं पड़ता। और ये तो आतंकवाद का परिणाम है। अब यही नहीं, भारत को घेरने के चक्कर में वो चीन के साथ चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर ग्वादर बंदरगाह में शुरू किया, उसके तहत ग्वादर बंदरगाह भी बना, लेकिन ग्वादर बंदरगाह का हालात ऐसे हो गए कि अब वो अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहा है। और चीन ऐसा देश है ना दोस्तों, चीन की टेक्निक सुनिए, और चीन का एक तरीका ही नहीं है, चीन अपने तरीके को अपडेट कर रहा है। और अभी तक तो चीन का एक टेक्निक सब जानते थे, लेकिन अपडेटेड टेक्निक भी बताऊंगा। अभी तक चीन की टेक्निक क्या रहती थी कि वो भारत से चिढ़ता था और भारत से चिढ़ने वाले देशों की सूची बनाता था और वो सोचता ऐसे देश को खोजता था ना जो भारत के अगल बगल रहे और कमजोर हालत में रहे और भारत से चिढ़ने वाले रहे। अब उन देशों में उसके एकदम आइडियल देश 3 देश हैं, एक मालदीव, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। अब शेख हसीना के समय तो बांग्लादेश में भारत विरोधी चीजें कंट्रोल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पहले थी। और अब शेख हसीना के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से फिर से वही एक्टिवेट हो गई है। तो अभी प्रेजेंट अवस्था में बता रहा हूं, 3 देश ऐसे हैं जो भारत से चिढ़ते हैं और जो चाइना के स्पष्ट टारगेट पर हैं। वो 3 देश हैं बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान। और इन तीनों देशों को चाइना बहुत मदद करता है, बोलता है कि हम तुम्हारे इलाके में एक कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट भी करता है। लेकिन इन्वेस्ट वो करता जरूर है, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करता है? हाँ, वो अपने देश की कंपनियों को पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे समय के मतलब धीरे धीरे करके पैसे देने के एवज में अपने कंपनियों को वहाँ लगाता है और वहाँ काम चले चाहे ना चले अपने देश के कंपनियों को एक अच्छा काम दे देता है। और उसके बाद चाइना को पता भी रहता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, चाइना को पता भी रहता है कि वो देश वो उसको पैसे नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि वो कमजोर और आर्थिक और मतलब गरीब देश को ढूंढता है जो उसको दे ना पाए। अब उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना दिया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के
एक फॉर्म के रूप में। अब पाकिस्तान में अब ग्वादर बंदरगाह का खर्चा नहीं कर रहा है। अब चीन बार बार टोचन दे रहा है, मेरा पैसा तो दो, मेरा पैसा तो दो। अब पाकिस्तान बोल रहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि कमाई ही नहीं हो रहा है। लेकिन चीन अब क्या बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दे रहे हो ठीक है, कुछ दिन तक मुझे किराए पर दे दो, मैं तब तक तुम्हारे बंदरगाह को रखूंगा जब तक मेरा खर्चा ना निकल जाए। बस यही वो तरीका होता है जिससे चीन उन देशों पर कब्जा करता है। अब उसका ये प्लानिंग था कि ग्वादर बंदरगाह में अपने आदमी को भेजूंगा, कर्मचारियों को भेजूंगा, और फिर अब मेरे कर्मचारी मेरे आदमी को सिक्योरिटी के लिए, तुम तो आतंकवादी देश हो, तुमको तो तुम्हारे देश पर आतंकवाद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मेरी रक्षा करोगे, मैं अपनी सेना भी भेजूंगा। और इस तरह से चाइना अपनी सेना भेजकर वहां अघोषित छावनी बना लेता है और कुछ दिन बाद उसको कब्जा कर लेता है और वहां से भारत को घेरने का एक नया तरीका बनाता है। और इसी टारगेट में श्रीलंका भी बहुत हद तक था, लेकिन श्रीलंका को समझ में आ गया इसलिए श्रीलंका हट गया और मैं भी उस नाम से श्रीलंका को हटा दिया। ये हो गया पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए कैसा टूट फूट गया, पूरा बर्बाद हो चुका है। बट पूरा राज्यों का टूटने का अलग दर्द और उसकी इकोनॉमिकली व्यवस्था टूटना अलग दर्द, ये तो आप पाकिस्तान को समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं मालदीव का। मालदीव एक ऐसा देश है जहां 50% से ज़्यादा उसका व्यवसाय भारत से चलता है। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि मालदीव का प्रमुख व्यवसाय है पर्यटन है और उसके सबसे ज़्यादा पर्यटन भारत से जाते हैं। मान के चलो कि भारत से जाने वाले पर्यटन से जो मिलने वाले जो पैसे हैं वही मालदीव देश को चलाता है। फिर भी वहाँ के लोगों को, वहाँ के राष्ट्रपति को यह रास नहीं आता। वहाँ पर एक बार मोदी जी क्या किए कि लक्षद्वीप की थोड़ा प्रचार कर रहे थे मोदी जी। अब इसमें पता नहीं मालदीव के लोग अपने आप को समझते क्या थे, मालदीव के मंत्री सीधे मोदी जी के लेकर अभद्र टिप्पणी करने लग गए, क्या कर रहा है वहाँ बैठ के ऐसा वैसा। लेकिन मालदीव को पता नहीं था कि अब देश के लोग अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करना अच्छे सीख गए हैं। बायकॉट जो शुरू हुआ मालदीव का, कि मालदीव का एकदम अर्थव्यवस्था चरमरा गई और मालदीव को एकदम मजबूरी में उन मंत्रियों को भी हटाना पड़ा और उसके बाद में भारत से कई बार मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वैसी बात नहीं हो पाई है। अब चाइना मालदीव में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है उसी नाम पर, क्योंकि मालदीव को भारत से चिढ़ है, लेकिन मालदीव को अब समझ में आ गया इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन अंदर अंदर बात रहती है और चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी भी ले रहा है। और ऐसा समय आएगा कि मालदीव भी दे नहीं पाएगा और चाइना क्या करेगा, उस पर कब्जा जमाएगा और भारत की घेरने की कोशिश करेगा। अब बांग्लादेश की बारी है दोस्तों। बांग्लादेश भी चाइना में वही जाकर बोला और बांग्लादेश जानता है कि चाइना भारत से चिढ़ता है, तो बांग्लादेश का अगर इच्छा अगर तरक्की का होता तो भारत से बात करता ना यार। भारत देश कभी भी सब भूल के आगे तरक्की की बात हमेशा करता है, लेकिन उसको चाहिए बंटवारा टूटना। अब बांग्लादेश जो है ना वो चाइना को ये बता रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य कैसे अनसेफ है भारत का, चिकन नेक कैसे अनसेफ है। दोस्तों बता दूं चिकन नेक क्या होता है, जो पूरा पूर्वोत्तर राज्य जिसमें क्या है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा सहित सिक्किम सहित जो सातों बहन बोलते हैं और एक 8वां सिक्किम, ये राज्यों को जोड़ने वाली जो पतली सी जो भारत की जो पॉइंट है ना, उसी को हम लोग चिकन नेक कहते हैं। तो उसकी कमजोरियां भी बता रहा है। तो इस तरीके से बांग्लादेश इनडायरेक्टली अपने आप को समर्पित कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ये देखा नहीं है कि पाकिस्तान और मालदीव का क्या हुआ। अब इसी लिस्ट में एक आपको बहुत ही मजबूत, ताकतवर, दमदार देश का नाम बताऊंगा दोस्तों, वो देश है कनाडा। कनाडा को भी पता नहीं भारत से किस चीज़ से दिक्कत थी, क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, कि हमेशा भारत विरोधी बयान। अभी कनाडा का कोई आतंकवादी मारा गया, अब वो कह रहा भारत को मरवाया है, न सबूत न कुछ। ऐसे कनाडा की खिरखिरी भी हुई और कनाडा के साथ में कोई बहुत ताकतवर देश का ग्रुप होने के बावजूद भी भारत के विरोध में कोई नहीं आया। और इस चीज़ को लेकिन वहाँ की जनता थी, वहाँ की जनता समझदार थी, समझती थी। जनता में विद्रोह हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, फिर कनाडा के जो इसको लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हटना पड़ा और मार्क कार्नी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो लेकिन समझ गए हो कि रास्ता गलत है और आप सुधार कर लो तो आपके दिन खराब नहीं होते, अच्छे हो जाते हैं। मार्क कार्निस का सबसे पहला शुरुआती बयान ही ये कहा जा सकता है कि हमें भारत से संबंध अच्छे बनाने हैं और जितने संबंध बिगड़े थे भारत से फिर से अच्छा बनाना शुरू कर दिया, इसलिए कनाडा सुधर गया। लेकिन ये बांग्लादेश पता नहीं कब सुधरेगा। अभी भारत की प्रक्रिया के स्वरूप असम के मुख्यमंत्री सीधे सीधे कहते हैं कि इनकी बातों को सिंपल रूप से नहीं लिया सकता, गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। और
कई कई पूर्वोत्तर के नेता और पार्टियां तो ये कहती है कि क्यों इंजीनियरिंग के लिए इतना अरबों रुपए खपा रहे हैं, सीधे चटगांव को सीधे तोड़ के रास्ता बना के सीधे चटगांव तक पहुंच जाया जाए। तो मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश का चटगांव चटक जाए और खुलना खुल जाए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो चाइना है, चाइना अपनी रणनीति को चेंज कैसे किया है। शुरुआती तौर पर चाइना की रणनीति ये थी कि भारत से जो चिढ़ने वाले छोटे छोटे देश, गरीब देश, सबसे पहले उसको टारगेट करो और जो भारत से चिढ़ता हो और उसके ऊपर बहुत पैसा लगा दो और बाद में इतना पैसा लगा दो कि वो दे ही ना पाए, और ना दे पाए तो फिर कहो कि आप किराए पर दे दीजिए, इस नाम पर अपने सैनिक आदि भेज के उस पर कब्जा मारो और फिर भारत को घेरो। लेकिन अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ है दोस्तों, डोकलाम के बाद खास करके, कि चाइना को समझ में आ गया कि अब भारत को घेरा नहीं जा सकता, इसलिए चाइना ना अब चाइना के टारगेट में नहीं रहता। अब चाइना के टारगेट में भारत के नाम पर छोटे मोटे देश रहते हैं। मतलब वो क्या करता है कि भारत को मजा चखाऊंगा इस नाम पर छोटे छोटे देशों को टारगेट करता है, तुम मेरा सपोर्ट करो और अब भारत का मजा चखाऊंगा, और भारत को कुछ नहीं करने वाला वो उसी देश को नष्ट करता है, उसी देश को खा जाता है, उसी देश को खत्म कर देता है। और इस लिस्ट में भी सबसे एकदम बलि चढ़ने वाला देश बांग्लादेश हो गया है। बांग्लादेश के जो प्रमुख सलाहकार जो हैं मोहम्मद यूनुस, उनका प्रमुख काम यही है कि वो चाइना को बता रहे हैं कि आप मेरे साथ रहिए, आप बांग्लादेश से बहुत बड़ा सीमा लगता है भारत का, हम हर तरीके से आप यूज करिए और भारत को घेरिए और इस तरीके से कुछ दे दीजिए। लेकिन चाइना को ये बात पता है कि भारत को नहीं घेर सकता, लेकिन बांग्लादेश को तो निपटा सकता है। बांग्लादेश के अभी बोला था मैं, चटगांव को चटका सकता है और खुलना को बांग्लादेश से खोल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो बांग्लादेश जो भारत के विरोध में बोल रहा है, वो भारत के बारे में कितना खतरनाक होगा या नहीं होगा ये तो वक्त जानता है, लेकिन बांग्लादेश के भविष्य के लिए ही बहुत ही खराब संकेत है। और बांग्लादेश का हालत अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में जैसा हुआ था और अभी पाकिस्तान में हो रहा है, वैसा या उससे ही बदतर हो सकता है। अब दोस्तों हर देश ऐसा नहीं होता कि भारत का विरोध में रहे, इसके कुछ उल्टे टाइप के देश होते हैं। उल्टे टाइप का तो बता रहा हूँ, ऐसे भी अच्छे देश हैं जो भारत के एकदम सपोर्टर हैं और भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस ऐसी महान देश में एक देश है भूटान। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भूटान का डोकलाम एक जगह है और भूटान का स्पष्ट रूप से मानना है, स्पष्ट उसका सोच है कि हम अपनी धरती का एक कतरा भी चाइना को भारत के विरुद्ध में उपयोग करने के लिए नहीं देने वाले। और यही बात है कि डोकलाम में जब चीनी सैनिक बसे थे तो भारत ने बहुत कड़ाई के साथ चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। और जो भूटान ऐसा देश है जो भारत के बारे में सोचता है, और भारत का आदत है जो भारत के बारे में सोचता है, भारत उसके बारे में सोचता है। और भूटान छोटा देश जरूर है, लेकिन चाइना कभी भी, आप लोग याद रखिएगा, भूटान के ऊपर आक्रमण करने की नहीं सोचता, क्योंकि चाइना को पता है कि भूटान भारत के बारे में सोचता है, अगर कभी उल्टा सीधा किया तो भूटान को भारत गोद में उठा लेगा, लेकिन चाइना से कुछ नहीं होने देगा। और भूटान का तो रिस्पेक्ट इसलिए भी हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए कि भूटान उस वक्त भी भारत के साथ खड़ा था जब भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था और भारत की सीमाएं उतना सुरक्षित नहीं थी, भारत उतना ताकतवर नहीं था, तब भी भूटान भारत के साथ खड़ा था। तो भूटान जैसे अच्छे देश भी हैं और आज आप लोग देखते होंगे भूटान का विकास भी कैसा हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।